नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेटर के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सीडीपी में जो जेटेट 2016 के आए हुए प्रश्न हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 to 13। जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 का सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे चैनल का लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, आप उस वीडियो को जाके देखें पहले, उसके बाद फिर आके इस वीडियो को देखें। चलिए, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं वीडियो को। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज मैंने रखा है। आज हम लोग पहले ईडीएम को पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 to 13। चलिए, आज का पहला ईडीएम है हमारा कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि डाउनपोर, यानी कि मूसलाधार वर्षा होना। आप इस इमेज को यहाँ से रिलेट कर पाओगे, इस ईडीएम को इस इमेज के साथ। देखिए, यहाँ पे एक बच्चा छाता लेके जा रहा है और ऊपर से बारिश हो रही है ज़ोरों से, लग रहा है जैसे कि कैट्स एंड डॉग्स बरस रहे हैं। यानी कि जब किसी को बोला जाए कि कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। हमारा अगला इडियम है वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि ईद का चांद होना। जैसे सपोज कर लो, आप मार्केट में जा रहे हो, आपके सामने आपके एक पुराने मित्र मिल गए और आपने उन्हें देखते ही आपके मुंह से क्या निकलेगा? अरे यार, कहाँ गए थे तुम तो ईद के चांद हो गए, बहुत दिनों के बाद मिले हो मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपके सामने आपका कोई दोस्त आए और वो आपको मिले, तो आप इस इडियम को वहाँ पे याद रख पाओगे कि ये क्या, आप इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे कि वंस इन अ ब्लू मून मतलब होता है ईद का चांद होना। चलिए, अगले इडियम की ओर बढ़ते हैं। लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि कोई भी कसर नहीं छोड़ना, पूरी जान लगा देना किसी भी काम को करने के लिए। देखिए, यहाँ पे इस इमेज को आप देखो अच्छे से। इस इमेज में देखोगे कि एक आदमी एक बड़े से पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसने अपनी पूरी जान झोंक दी है पत्थर को हटाने के लिए। अब अगले इडियम की ओर बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, यानी कि आपने जैसा किसी के लिए किया वैसा आपको मिल रहा है, यानी कि जैसे को तैसा, हिंदी में आप इसे समझ सकते हो। यानी कि आपने किसी के साथ कुछ किया तो उसका रिजल्ट आपको उसी तरह से मिलेगा। देखिए, यहाँ पे आप दो आदमियों को देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहला है, यानी इसने कुछ उसके साथ बुरा किया, अब वो उस पर क्या कर रहा है, उस पर बरस रहा है। तो चलिए, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। एप्पल्स ऑफ वंस आइज, यानी कि आँखों का तारा होना, बड़ा प्यारा होना। जैसे आप महिलाओं को खास करके ज्वेलरी बहुत पसंद होती है, तो ज्वेलरी क्या होते हैं? महिलाओं के आँखों के तारा होते हैं। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैधविकपूर्ण कार्य, यानी कि वैरायटी ऑफ टास्क का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित, वह किस चीज़ से प्रभावित है? तो देखिए, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पे, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पे, या वाइगोस्की के सोशियो कल्चर थ्योरी पे उससे वो प्रभावित होकर यह काम कर रही है। दोस्तों, मैं इस प्रश्न को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के अंत में, इसलिए आप वीडियो को पूरी तरह से देखें और इसका आंसर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं हम लोग। वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? देखिए, आप ना इसको ऐसे रिलेट करो, आप विराट कोहली को देखते हो तो अनुष्का का इमेज आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाता है ना? तो उसी तरह से आप इसको ऐसे रिलेट कर पाओ कि जब भी आपको वाइगोस्की दिखे तो वाइगोस्की ने क्या चीज़ का दिया था थ्योरम? उन्होंने दिया था सोशियो कल्चर थ्योरी। उन्होंने क्या दिया था? सोशियो कल्चर थ्योरी। तो अब देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक, यानी कि वाइगोस्की ने सामाजिक थ्योरी दिया था। चलिए, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। राज्य स्तर पर एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है। देखिए, यहाँ पे लड़कियों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, राइट? चलिए, ऑप्शन की ओर पहले बढ़ लेते हैं। यह एक प्रगतिशील चिंतन है, प्रयोजनात्मक उपागम है, ये वैश्विक प्रवृत्ति है, या लैंगिक पूर्वाग्रह है? देखिए, अब आपको ये कहीं से भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग या प्रोग्रेसिव थॉट लग रहा है, जहाँ पे आप लड़कों और लड़कियों को किसी जेंडर बायस होके, आप उस पूर्वाग्रह से ग्रसित होके किसी चीज़ को ले रहे हो, तो वो प्रोग्रेसिव थॉट्स तो हो ही नहीं सकते हैं। तो पहली बात, आप इसे कट कर दोगे। अब अगला है प्रयोजनात्मक उपागम, यानी कि कुछ क्रिएटिविटी वाली बात।
ये है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी वाली काम हो रही है, नहीं हो रही है, इसे भी आप कट करोगे। अब अगले प्रश्न में पढ़िए, अगले ऑप्शन पे पढ़िए, वैश्विक प्रवृत्तियाँ यानी कि ग्लोबल ट्रेंड्स। यहाँ पे लग रहा है आप इंडिया में देख सकते हो कि कुछ मेंटालिटी है यहाँ पे जेंडर को लेके कि महिलाएं खाना पकाएगी, पुरुष दफ्तर जाएंगे। ऐसा ग्लोबल तौर पे यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ में ऐसा कहीं भी ऐसे जो हैं ट्रेंड सेट नहीं है, यानी कि ये ग्लोबल प्रवृत्तियाँ भी नहीं होगी। अब देखिए बचा कौन, ग्लोबल पूर्वाग्रह, सॉरी लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि जेंडर बायस। यहाँ पे ये जेंडर बायस को दिखा रहा है कि लड़कियाँ गाने में अच्छा करती है तो लड़कियों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अब जैसे लड़के हैं तो वो फुटबॉल या क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें भेज दिया जाए लड़कियों के ऊपर, तो वो भी क्या है, एक जेंडर बायस का एग्जाम्पल है। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप को कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। सीखने की तत्परता, देखिए सीखने की तत्परता का क्या मतलब है, लर्निंग रेडीनेस ऑफ लर्निंग का क्या मतलब होता है, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड। यदि कोई बच्चा खुद से पढ़ना चाहे तभी वो पढ़ सकता है, यानी कि ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, स्टूडेंट को पुश कर रही है ताकि वो आंसर दे पाए, तो वहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड है, यानी कि सीखने की तत्परता यहाँ पे ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। अब अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, देखिए टीचर यहाँ खुद से आंसर नहीं दे रही है, यदि वो किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे देगी तो वो तो आंसर ही हो गया ना, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। अब अगले प्रश्न पे पढ़े, अगले ऑप्शन पे देखिए, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। अनुदेशात्मक यानी कि इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे टीचर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही है, वो बच्चों को इनकरेज कर रही है। यहाँ पे देखिए सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही है। ये भी कटा, ये भी कटा और ये भी कटा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सक्रिय सहभागिता, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है, यानी कि टीचर क्या कर रही है, बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो सही आंसर ला के दे, बच्चा क्लासरूम में क्या हो, इंटरेक्ट हो पाए और आंसर दे। इसका आंसर ए हो गया। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। देखिए ऑप्शंस को पहले पढ़ लेते हैं। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, देखिए टीचर को पढ़ाने के लिए किसी कोई विषय वस्तु है या कोई टॉपिक है वो प्रभावित नहीं कर सकता। यदि टीचर को अच्छे से उस टॉपिक पे कमांड है तो वो उसे आराम से पढ़ा के जाएगा, तो ये प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, यानी कि रिसोर्स, यदि टीचर को रिसोर्स ना मिले, यदि क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो क्या टीचर बिना पढ़ाए जाएगा या फिर उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा पाएगा। भले मुश्किल हालात होंगे टीचर के लिए, बट वो अच्छे से पढ़ा सकता है। वो क्या करेगा, यदि उसे अच्छे विजुअल नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो पिक्चर फिगर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर देगा और बच्चों को समझा देगा। तो ये ऑप्शन भी कटा। बैठने की उचित व्यवस्था, यानी कि बच्चे के बैठने से टीचर को कोई इफेक्ट होगा क्या, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यों, लड़के एक तरफ बैठे हों या लड़कियां एक तरफ बैठी हो, या लड़कियां एक साथ बैठी हो, या ऑड इवन का सिटिंग अरेंजमेंट हो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टीचर को, यानी कि ये ऑप्शन भी कटा। अब देखिए पहला ऑप्शन इसका क्या है, विषय वस्तु में प्रवीणता, यानी कि टीचर यदि उस सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसके ऊपर उसका पूरा कमांड है तो वो उसको अच्छे से डील कर पाएगा, बच्चों को ग्रेट लर्निंग कराने की ओर लेके जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। देखिए कोहल वर्ग, जैसे हम लोग, सचिन तेंदुलकर ने अभी तक क्रिकेट खेलना छोड़ चुका है सचिन तेंदुलकर, फिर भी सचिन को याद करने के बाद आपको क्रिकेट की याद आती है, तो उसी तरह से कोहल वर्ग को देखने के बाद आपको नैतिकता की याद आनी चाहिए। उन्होंने किस चीज़ का सिद्धांत पारित किया था, नैतिकता का सिद्धांत। अब आप देखिए कैसे ऑप्शन कट होंगे। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, देखिए कोहल वर्ग ने धार्मिक शिक्षा को महत्व देने की बात नहीं कही है। व्यवहार के स्पष्ट व्यवहारवाद का भी उन्होंने बात नहीं किया है। उन्होंने किसका बात किया है, नैतिकता का, यानी कि आप यदि वो क्लासरूम में बच्चों से डिस्कस करें
कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बच्चे ने कहा हाँ चोरी करनी चाहिए। तो क्यों करनी चाहिए? चॉकलेट खाने के लिए बच्चे ने जवाब दिया। तो टीचर उन्हें समझाएंगे कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं। तो बच्चा क्या होगा, वो अच्छे से जान पाएगा कि चोरी करना बुरी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे देखिए यानी कि यहाँ पे मर्जर करने की बात की गई है, सहयोगात्मक विकास की बात की गई है। यानी कि इसे आप वाइगोस्की के जो थ्योरम है सामाजिक कोरिलेशन से, उससे भी जोड़ सकते हैं। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। चलिए ये लग रहा है, इसे अभी छोड़ देते हैं, अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा कराया जा सके, नहीं। आप अगर 2-3 क्लास के बच्चों को एक साथ मिलाओगे तो आप क्या ही सिलेबस कंप्लीट करा पाओगे, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। वो एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकेंगे, नहीं। बच्चा खुद से सीखता है, जब उसे टीचर अच्छी तरह से समझाए उस पाठ को, उस लेसन को, तो वो सीख पाएगा। यहाँ पे वो दूसरे स्टूडेंट के इंटरेक्शन में आके आंसर्स नहीं सीख पाएगा, ये भी गलत हो गया। अब देखिए शिक्षक कक्षा कक्ष के बेहतर तरीक़ों से नियंत्रित कर सकेगा, नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है कि यदि क्लास 2 के बच्चों को क्लास 3 के साथ बैठा दिया जाए तो वो कंट्रोल कर पाएगा, ये भी बात क्या हो गई, गलत हो गई। यानी वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख पाएंगे। यानी कि क्लास में क्या होगा कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और नए नए चीज़ को सीख पाएंगे, जैसे कि बड़ों को रिस्पेक्ट देना, और बड़े क्या करेंगे, छोटे को प्यार देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब एक चाइल्ड विथ डिसेबिलिटीज़ पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे दिव्यांग बच्चों की बात की गई है। ऑप्शंस की ओर देख लेते हैं। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्रवेश परीक्षा आप नहीं ले सकते हो, उसे आप इनकरेज करोगे, उसे बढ़ने के लिए मोटिवेट करोगे, तो आप उसे प्रवेश परीक्षा लेके उसके माइंड पे क्या कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, तो ये ऑप्शन कटेगा। बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेज देंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए उसके बाद तीसरा ऑप्शन भी देख लीजिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखेंगे। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन में इवन वो डिसेबल चाइल्ड हो या डल चाइल्ड हो या फिर इंटेलिजेंट चाइल्ड हो या फिर एवरेज हो, यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज हो, तो सबको क्या किया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको ऐड किया गया है। डल चाइल्ड को, डिफरेंट पीपल को, डिसेबल पीपल को, इंटेलिजेंट पीपल को, सबको क्या किया गया है, एक ही सर्कल में, इसे आप समझ सकते हो कि रखा गया है। यानी कि सब एक साथ रह के अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी होगी। बिल्कुल, आप प्लान करोगे कि इसे किस तरह की दिक्कतें आ सकती है, तो स्कूल उसमें क्या अपना कंट्रीब्यूशन देगा और माता पिता को क्या कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए, ताकि बच्चा क्या कर सके, आगे बढ़ सके। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन डी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार सेंसरी मोटर एज किसके साथ संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप सबसे पहले क्या करो, ये देख जाओ। प्याजे का जो 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उन्होंने डिवाइड किया था, तो वो पहला क्या था, सेंसरी मोटर, जहाँ पे बच्चा 0 से 2 ईयर्स का होगा। तो देखिए सेंसरी मोटर की ही बात की गई है। प्री ऑपरेशन में 2 से 7 ईयर, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में हो जाएगा 7 to 12 और फॉर्मल में 12 के बाद वाली बात। अब आप देखिए सेंसरी मोटर की बात यहाँ पे की गई है, यानी कि बर्थ से लेके 0 से 2। इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू सेंस एंड एक्शन। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन की ओर। देखिए यहाँ पे सामाजिक मुद्दा से सरोकार, 2 साल का बच्चा को सामाजिक मुद्दों से क्या है, ले उसे कोई पॉलिटिकल एजेंडे से कोई मतलब नहीं है, ये कट हो जाएगा। अब देखिए विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, 2 साल में बच्चे को विश्लेषण करने की योग्यता नहीं आएगी। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, बिल्कुल नहीं, उसे लॉजिकल रीजनिंग नहीं आने वाली है इतने छोटे में। तो उसे क्या आएगा, वो अनुकरण करेगा, वो फॉलो करेगा। यदि आप उसके सामने हंस के दिखाओगे तो वो भी हंसने की कोशिश करता है। आप बच्चे के सामने करके देखना अगली बार। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। मानव व्यक्तिगत परिणाम है केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का? देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट 2 थ्योरी पे काम करता है, यानी कि उसे 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है जहाँ से वो डेवलप कर पाए। पहला होता है अच्छा इन्वायरमेंट का, परिवेश का उस पर
असर पड़ता है पहला, और दूसरा पड़ता है हेरिडिटी पर, यानी कि हेरिडिटी का जो गुण है, जो उसके माता पिता या नाना नानी के गुणों से या फिर दादा दादी के जो उसके हेरिडिटी से जो वो गुण को लेके आएगा, डीएनए में आएगा उसका गुण, और वो परिवेश यानी कि अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो वो अच्छा बच्चा बनेगा। तो ये किसके साथ जाएगा ऑप्शन, ये देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में ये मिलेगा, यानी कि ये सी आंसर सही हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्व है, क्यों? देखिए, इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षण के बेहतर अवसर मिलते हैं। देखिए, आप यदि व्यक्तिगत यानी अलग अलग बच्चों पर ध्यान दोगे तो क्या इससे बच्चा अनुशासित हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि आप अलग अलग मिलोगे तो वो बच्चा बदमाशी ना करे, अनुशासन में रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है? नहीं, ऐसी कोई भी बात टीचर को ट्रेनिंग के दौरान नहीं बताई जाती है। आप लोगों ने भी बीएड किया है, क्या आपको कभी ऐसी बात बताई गई है? नहीं। शिक्षार्थियों हमेशा समूह में ही बेहतर करते हैं, ये ठीक ठाक लग रहा है। अगले ऑप्शन की ओर देख लेते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं। देखिए, ऑप्शन ए और बी दोनों पॉजिटिव है, बट हम लोग दोनों को अच्छे से कंपैरिजन करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। देखिए, यहाँ पे जब आप इसको देखोगे, व्यक्तिगत रूप से बात की गई है, अलग अलग इंडिविजुअल के तौर पे, तो ये ऑप्शन ए है। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, ये ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट होगा इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की गई है कि आपका क्या अप्रोच रहेगा, कि कैसे उसका जो एक इस बात पे आपको ध्यान देने की खास ज़रूरत है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? देखिए, पहला क्या होगा, आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, ठीक है, देखते हैं। उसके प्रति जागरूकता लाओगे या उसका परीक्षण करोगे या निर्माण करोगे। तो निर्माण तो आप कर नहीं सकते हो, पहले कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत उसको पहले ठीक करोगे, उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाओगे, तब ना उसको आप बिल्ड कर पाओगे। ये ऑप्शन तो कटा। अब देखिए, जानकारी इकट्ठा करोगे। आप जानकारी कैसे इकट्ठा करोगे? जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, यानी कि समस्या के प्रति जागरूकता लाओगे, तब ना आप जान पाओगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तब आप उसका परीक्षण करोगे, तब उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तब उसके बारे में कुछ उसका निर्माण बिल्ड कर पाओगे। यानी कि इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीखने का क्षेत्र कौन सा है? देखिए, आध्यात्मिक, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, आध्यात्मिक नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी से नहीं सीखता है। ये एक स्टेप है जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग, तपस्या साधु वगैरह जो लोग करते हैं, वो अध्यात्म की ओर जाते हैं। तो इसे सीखने से इसका कोई लेना देना नहीं है। भावात्मक बात भी नहीं होगी इसमें। देखिए, यहाँ जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको दिखेगा वो दिखेगा सी में, अनुभव। यानी आप कोई गलती कर लो, इवन आप गलती ही कर लो तो भी उससे आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो। तो सीखने का जो सबसे बेस्ट एरिया है वो होगा अनुभव, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का क्या है मतलब? देखिए, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की होगी, कई बार आपने झपकी जरूर ली होगी। ऐसा क्यों हुआ था आपके साथ, आपने कभी सोचा है? एक्चुअली हुआ क्या था आपके साथ, टीचर ने बहुत बोर आपको किया, बहुत लेक्चर मेथड का यूज़ किया और आपको वो कहानियाँ सुनाए जा रहा है या फिर हिस्ट्री का लेक्चर आपको दिए जा रहा है, जिसके कारण आप उबने लगते हो क्लास में और आपको नींद आने लगती है। तो जब बच्चा उबने लगता है, इसका क्या मतलब है? बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है? नहीं, आप इंटरेस्टिंग वे में बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हो, तो वो कैसे सीख पाएगा? बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल नहीं। बच्चा बुद्धिमान है, आप उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। बच्चा को अनुशासित करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। आप अच्छे से पढ़ाओगे नहीं तो बच्चा को नींद आएगा ही आएगा, वो उबेगा ही। इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, यानी एक कार्य जो है वो यांत्रिक कार्य बार बार हो रहा है, यानी कि वन वे प्रोसेस चल रहा है टीचिंग का, टू वे प्रोसेस नहीं चल रहा है, जहाँ पे इंट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है। इंट्रैक्शन लेवल इज़ 0 राइट नाउ, यानी कि बच्चे ना बोल पा रहे हैं, केवल वो सुन रहे हैं, यानी कि वन वे प्रोसेस चल रहा है। इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटि डैश की ओर संकेत करते हैं। देखिए,
शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पे नहीं। बच्चा गलती करेगा तो उसमें उसके अमीर गरीब या ज़्यादा पैसे या कम पैसे होने वाले से क्या लेना देना है, ये ऑप्शन कट गया। वे कैसे सीखते हैं, नहीं। त्रुटियां ये नहीं बताती है कि वो कैसे सीखते हैं या उन्होंने कुछ गलत सीख के रखा है ना। सीखने की अनुपस्थिति, नहीं। बच्चा में सीखने की तत्परता है, उसमें वो सीखना चाहता है, आप किस अच्छे तरीके से उसे समझाने की क्षमता रखते हो, ये बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है। यानी कि उसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको क्या करवाना है, यदि वो गलती कर रहा है तो उसे और आप प्रैक्टिस कराओ। यदि बच्चा शुरू में जोड़ में या फिर घटाव में या फिर गुणा में गलतियां कर रहा है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन उसे सिखाने के लिए आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराओगे बच्चों को, तब वो सही बनाना शुरू कर देगा। चलिए, ये क्वेश्चन जो मैंने पहले छोड़ के रखा था, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक क्लास टीचर है या फिर एक टीचर है जो अलग अलग वैरायटी ऑफ टास्क का यूज़ करके किसी चीज़ को सिखा रही है, तो वो किसके सिद्धांत पे आधारित काम कर रही है। देखिए, आपको मैंने पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया कि जो जहाँ पे 4 स्टेजेस होते हैं, 0 से 2 और सो ऑन। तो यहाँ पे इस बात की कोई भी इस कॉन्टेक्स्ट से ये मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है ये। अब देखिए, अगले ऑप्शन की ओर जाते हैं, कोहलवर के नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत आप देख लो। यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, 5, 6 तक है। यहाँ पे क्या बात की गई है, पनिशमेंट की गई है, यानी कि कोई गलती करेगा तो उसे पीटने का डर रहता है या फिर उसे रिवॉर्ड भी दिया जाता है इस स्टेज में। या फिर सोशियो कल्चर थ्योरी में जाओगे जहाँ पे वो समाज के प्रति उदार होना शुरू होता है, परिवार से फिर समाज से फिर देश की ओर या फिर विश्व की ओर वो जाता है, जहाँ पे वो सबका डेवलपमेंट देखना चाहता है। तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल उसके अंदर आएगा। देखिए, इस बात का इस कॉन्टेक्स्ट के साथ कोई मैच नहीं है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन कट गए। ये दोनों थ्योरी पे वो क्लास में वैरायटी ऑफ टास्क नहीं यूज़ कर रही है, वो यूज कर। देखिए, अब सोशियो कल्चर थ्योरी पे अभी मैंने बताया था आपको पहले प्रश्न पे, वाइगोस्की की थ्योरी को वो यूज कर रही है, नहीं। वो वाइगोस्की की थ्योरी को यूज नहीं कर रही है, वो यूज कर रही है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को। देखिए, इसका क्या है, गार्डनर ने 8 भागों में बांटा था इंटेलिजेंस को, जहाँ पे बच्चा के अंदर अलग अलग टैलेंट हो सकता है। कोई हो सकता है कि लॉजिकल मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो, रीजनिंग में, कोई हो सकता है कि बोलने में बहुत अच्छा हो सकता है किसी की फिजिकल जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, या फिर कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा हो, कोई बहुत अच्छा सोशलिस्ट पर्सन हो। तो अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पे जब आप उसे वैरायटी ऑफ टास्क दोगे बच्चे को, तो वो अच्छे से ये काम कर पाएगा। इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, वो होगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न। दोस्तों, आपसे मैं चाहूँगा कि आपको जो मैंने 5 इडियम बताए हैं, उससे कम से कम एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में बना के दिखाओ, आप लिखो वहाँ पे, मैं उसको पर्सनली चेक करूँगा और जो भी ग्रामेटिकल एरर आएंगे वहाँ पे, उस एरर को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगा हो तो इसे डिसलाइक करें। और आप यदि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आगे यदि देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारे यहाँ पे देख लो, आप ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप यहाँ हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फिर हमें मेल करके अपनी बात रख सकते हो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने कीमती समय दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।